आज मैं बात कर रहा हूँ फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यानी जब दो या दो से ज़्यादा चार्जेस रखे हों किसी मीडियम में या वैक्यूम में, तो किसी चार्ज के ऊपर इन सब चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, इसका हम पता लगाएंगे। तो बच्चों, इसका जब पता लगाना की बात की जाती है तो आखिर हमारे पास कुछ रूल होना चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ फंडामेंटल और बेसिक आइडियाज़ होनी चाहिए कि जिससे हम इस फोर्स को निकाल पाएँ। तो चलिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है बच्चों Q1, और Q1 से इतनी दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ दिख रहा है आपको Q2, और Q1 से ही इस दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ दिख रहा है आपको Q3। तो बच्चों, कुल मिलाकर अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो यहाँ पर तीन तरीके के चार्ज दिखाए जा रहे हैं जो कि दो से ज़्यादा चार्ज हैं। अब देखिए Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस हैं और इस तरीके से अरेंज करके रखे गए हैं। अब बच्चों, हमें बात ये पता है कि Q1 से Q2 का जो पोजीशन वेक्टर माना जाएगा उसे हम R12 वेक्टर कह सकते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, Q1 से Q2 की तरफ जो पोजीशन वेक्टर माना जाएगा उसको हम बोल सकते हैं R12 वेक्टर। अगर इसी को अगर ऐसे बोला जाता कि Q2 से Q1 की तरफ, तो हम इसको बदल देते और लिखते R21 वेक्टर। इसमें आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर लिखा जाता है उसको हम लिखते हैं R12 वेक्टर। चलिए, ऐसे ही अगर आप लिखना चाहते हैं इसकी दूरी को वेक्टर के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं Q1 से Q3 की जो दूरी है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको बच्चों लिखा जा सकता है R13 वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो के लेक्चर में ये बताया था कि आप फोर्स कहाँ दिखाते हैं। अच्छा बच्चों, अगर ये सारे चार्ज अगर पॉजिटिव हों, ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, तो ये बताइए कि Q1 पर Q2 तो फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है लगाएगा। Q1 पर Q3 भी फोर्स लगाएगा, तो बिल्कुल लगाएगा। अगर हमसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि Q1 पर कुल मिलाकर कितना फोर्स लगेगा, यानी हमें ये बात पता है कि Q1 पर Q2 तो फोर्स लगा रहा है और Q1 पर Q3 भी फोर्स लगा रहा है। हमें ये निकालने के लिए अगर कह दिया जाए कि Q1 पर दोनों का मिलाकर फोर्स बताइए कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, निकालने का एक बेसिक और सिंपल तरीका होता है कि आप पहले इससे निकाला गया फोर्स निकालिए, इन दोनों के बीच में फ़ोर्स कितना लग रहा है पहले ये आप पता करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में कितना फ़ोर्स लग रहा है ये पता करेंगे। इनके बीच फ़ोर्स निकाल लीजिए और इनके बीच फ़ोर्स निकाल लीजिए, और फोर्स निकालने के बाद दोनों को वेक्टरली यानी कि वेक्टर फॉर्म में आप ऐड कर लीजिए। जब वेक्टर के मेथड के जैसे ऐड करते हैं आप, वैसे ही जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वही वो फोर्स बता देगा कि ये फोर्स इनके बीच में इतना लग रहा है। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि इस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सुपर पोजीशन। बच्चों, एक सुपर पोजीशन का प्रिंसिपल होता है। इसी प्रिंसिपल से हम दो या दो से ज़्यादा चार्जेस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि सुपर पोजीशन प्रिंसिपल वहाँ लगा दिया जाता है जहाँ पर किसी चीज़ का वेक्टर सम किया जाता है। तो कुल मिलाकर हमें इनके बीच में लगने वाले फोर्स और इनके बीच में लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम निकाल लेना है, और जैसे ही वेक्टर सम निकाल लेंगे हमें पता चल जाएगा कि लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी नेट मैग्नीट्यूड क्या है। तो चलिए निकालते हैं। अब बच्चों, हमने एक चीज़ और आपको बताया था कि जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन जब दिखानी हो आपको, तो हमेशा उसके लाइन ज्वाइनिंग पर ही दिखा सकते हैं आप, उसके इधर उधर नहीं दिखा सकते। एग्जांपल के तौर पर, अगर यहाँ मैंने लिखा है Q1, यहाँ मैंने लिखा है Q2, सारे चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान किस पर देना है? इस पर देना है, यानी कि हमें इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा Q2 की वजह से। तो बच्चों, हम यहाँ 1F12 ऐसे लिख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इधर की तरफ होगी। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो बच्चों हम लिख सकते हैं F13 वेक्टर। अब ज़रा देखिए कि F12 वेक्टर इधर की डायरेक्शन में है, F13 वेक्टर फोर्स इधर डायरेक्शन में है। तो बताइए इनका रिजल्टेंट
जो फोर्स होगा वो किसी डायरेक्शन में होगा। अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट अगर निकाला जाए तो कुल मिलाकर कोई इस डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए कि इस फोर्स का नाम है F1। हमने F1 वेक्टर इसलिए माना है बच्चों क्योंकि ये Q1 पर टोटल लगने वाला फोर्स F1 माना गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लिख दो। तो सुपरपोजिशन का जब प्रिंसिपल लिखेंगे तो हम बच्चों लिख सकते हैं ऐसे कि रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। बच्चों अगर हम इसे और थोड़ा सा विस्तार से लिखने की कोशिश करें तो एक्चुअल में हम कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। तो F12 का फार्मूला लिखिए, यानी कि इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाइए। आप लिखेंगे कि, और देखो दो चार्जेस यानी कि Q1 और Q2 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है R12, देखिए ये इनका स्क्वायर, और देखिए वेक्टर फॉर्म में जब लिखा जाता है तो हम ऐसे R12 का ऐसे कैप लिख देंगे बच्चों। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाएगा। प्लस ऐसे ही इनको भी लिखिए, यानी कि इनको जब लिखेंगे बच्चों तो इनके बीच का निकालेंगे। इनके बीच का निकाल दीजिए तो यही फार्मूला होगा Q1। देखो दो चार्जेस Q1 और Q3 यानी कि Q1 एंड Q3 और डिवाइडेड बाई R, देखिए यहाँ से दूरी यही लिखनी है आपको R13, यानी कि लिखेंगे R13 ये स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों लिख देंगे R13 का कैप। ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब चाहें आप तो यहाँ से देखिए कॉमन कर सकते हैं आप, K और Q1 सब में है, ऐसे हटा सकते हैं बाहर, और बचेगा जो यहाँ पर हो जाएगा कि Q2 अपान R12 स्क्वायर, और यहाँ पर R12 कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा कि Q3 डिवाइडेड बाई R13, और यहाँ से R13 कैप। बच्चों इसी तरीके से अगर बहुत सारे फोर्स हों, नंबर में अगर n चार्जेस रखे हों, बहुत सारे चार्ज रखे हों, कोई यहाँ रखा हो, कोई यहाँ रखा हो, कोई यहाँ रखा हो, कोई यहाँ रख दिया जाए, कोई यहाँ रख दिया जाए, और सबकी वजह से मिलाकर अगर इस पर पूछा जाता तो भी आप अलग अलग तरीके के फोर्सेस को निकालते, और फोर्सेस को निकाल कर आप उन सारी चीज़ों का सम कर लेते। सम करने के बाद जो वैल्यू आती वही रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता, और इस तरीके से हम टोटल फोर्स को किसी चार्ज के ऊपर या नेट फोर्स को किसी चार्ज के ऊपर हम निकाल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली अगर लिखेंगे अगर हम, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं Q1। अब देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है QI, अभी मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है, डिवाइडेड बाई R1I, और यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों 1I कैप। देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम लगा दें ऐसे समेसन, देखो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लगा देंगे समेसन, और यहाँ पर हो जाएगा वेयर I इज़ इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर 1 तो हर जगह होगा क्योंकि आप 1 पर फोर्स निकाल रहे हैं, और अलग अलग चार्जेस से निकाल रहे हैं, यानी कि दूसरा चार्ज 2 से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, 5 से शुरू होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया समेशन I इज़ इक्वल टू 2 to n, यानी कि I की वैल्यू 2 से लेकर n तक हो सकती है। तो Q1 समेशन I इज़ इक्वल टू 2 to n QI R1I कैप। तो बच्चों ये हुआ नेट फोर्स की वैल्यू। तो इस तरीके से हम नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस फोर्स को अगर हम चाहें तो आसानी से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3। अब बच्चों Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R12, Q1 और Q3 के डिस्टेंस R13,
इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो r12 वेक्टर और r13 वेक्टर। अब देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ, इनको माना गया है बच्चों F12। इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस को इधर की तरफ माना गया है F13, और दोनों के बीच जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उनकी डायरेक्शन हमने बच्चों इधर की तरफ दिखाई है, और इसकी वैल्यू रखी है F1। अब देखिए सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा, वेक्टर सम निकाल देंगे इसका। तो सुपर पोजिशन का जब प्रिंसिपल लगाते हैं तो लिख देते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू दोनों फोर्सेस का सम, या ऐसे ही n फोर्सेस होते तो n फोर्सेस का सम, यानी कि F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर। इन दोनों का वेक्टर सम ही इनके बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम चाहें तो इनके फार्मूले को भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं K कूलम्स लॉ। अगर इनको थोड़ा सा विस्तार एक्सप्लेन करके लिखें तो F का मतलब होता है K Q1 Q2 बाई r², इसलिए F12 का मतलब होगा K Q1 Q2 अपान r12 का होल स्क्वायर इंटू, मैंने बताया था आपसे कि अगर किसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कूलम्स लॉ को जैसा तैसा लिख देंगे आप, वहाँ पर बस r कैप लगा देंगे पोजीशन वेक्टर के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि जो यहाँ लिखा रहेगा आप वो यहाँ लिख दीजिए, कैप लगा के खत्म हो जाएगा इसका काम। ऐसे ही इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं K और Q1 सब में कॉमन रहेगा, इसलिए K Q1 को कॉमन कर लिया गया है। इसके बाद इतनी चीज़ें बच जाएंगी बच्चों। ऐसे ही अगर इन टर्म तक हो यानी कि नंबर अगर चार्जेस n हो तो हम ऐसे बढ़ा कर लिखते जाएंगे। ऐसे ही वैल्यू को अगर हम चाहें तो इसको छोटे से फॉर्म में मैथमेटिकली भी लिख कर दिखा सकते हैं, समेशन के तौर पर दिखा सकते हैं। तो लिखा जा सकता है K Q1 समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 2 to n Q i r1 i कैप। इस तरीके से अगर इस चीज़ को लिख दिया जाएगा तो हम इस चीज़ को वेक्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं और इनके समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है बच्चों, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है तो इन दोनों का अपना अपना फोर्स लग रहा है, यानी इसके और इसके बीच में लगने वाला, मान लो इसके और इसके बीच में लगने वाले फोर्स पर इनके बीच लगने वाले फोर्स का कोई असर नहीं होगा। एक बार और सुनिएगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उन पर इनका कोई असर नहीं होगा। या हम सीधे सीधी बात कर सकते हैं कि F13 का असर F12 पर नहीं होगा। ठीक, F13 का इफ़ेक्ट F12 पर नहीं होगा और F12 का इफ़ेक्ट F13 पर नहीं होगा। ये दोनों का आपस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए तो हम टोटल फोर्स जब निकालते हैं तो इनको ऐड कर देते हैं, वेक्टरली ऐड कर देते हैं और सबके अलग अलग फोर्सेस को निकाल सकते हैं। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ें तो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ बातें लिखी हुई मिल जाएंगी कि F13 की वैल्यू F12 की वैल्यू पर कोई असर नहीं डालती और F12 की वैल्यू F13 की वैल्यू पर कोई असर नहीं डालती। यानी कि इंडिविजुअल जो फोर्स होते हैं वो अपने अपने खुद के फोर्स होते हैं, वो नेट फोर्स पर कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक फोर्स दूसरे फोर्स के ऊपर कोई अलग तरीके का अपना दबाव, अपना इफेक्ट नहीं छोड़ता। तो ये तो था कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस।